हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की पहली क्लास, जिसमें मैं आपको हिंदी भाषा का सामान्य परिचय कराऊंगी और साथ ही साथ आपको उसके लिए नोट्स प्रोवाइड करूँगी, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, जिसमें हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वैसे ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ना ही परीक्षा के पर्पस से इतना पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में और अपने नोट्स के द्वारा आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगी। अगर आप चाहें तो अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप वीडियो से बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो से बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी। तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। तो यहाँ पे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और इतिहास को हम जानेंगे। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका इतिहास क्या है। वैसे हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। वैसे लोग सोचते होंगे कि हिंदी है तो वो हिंदी भाषा ही का शब्द होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मूल रूप से हमारा फारसी भाषा से लिया गया शब्द है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द सिंधु से हुई है। ईरानियों के उच्चारण में शाको हा द धाको दा हो जाने के कारण निम्नलिखित क्रम में विकसित हुआ है। यानी कि अगर वैसे देखा जाए तो ये एक फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन इसकी एक उत्पत्ति है वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र, जिसको सिंधु कहा जाता था, उससे ही हुई है। लेकिन फारसियों में सा को हम हा के रूप में जानते थे, व धा को हम दा के रूप में। तो यहाँ सा से हमारा हा हो गया और धा से हमारा दा हो गया। तो सिंधु से हमारा हो गया हिंदू, और हिंदू हिंदुस्तान और हिंदी, ये इन्हीं भाषाओं से उत्पन्न हुआ शब्द है। तो इसलिए हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मूल रूप से सिंधु यानी कि हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा से लिया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें एक हमारे प्रमुख रचनाकार रहे हैं, जिनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र, जिनका कथन था, चहु साचुओ निज कल्याण तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जुबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह हिंदी का अर्थ है भाषा, हिंदू का अर्थ है भारत में रहने वाले लोग, व हिंदुस्तान का अर्थ है क्षेत्र और देश, हम किस देश और क्षेत्र में रह रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रारंभिक प्रयोग, यानी कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। यानी कि हिंदी हिंदवी उर्दू, ये एक ही भाषा यानी कि हिंदी के लिए प्रयुक्त होते थे। शुरुआत में क्या होता था कि हिंदी हिंदवी और उर्दू शब्द एक ही भाषा यानी कि हिंदी के लिए प्रयुक्त होते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, तो सन 1800 ईस्वी के अंतर्गत बोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके बाद में हिंदू व उर्दू दो अलग अलग भाषाओं के रूप में स्थापित हो गई। यानी कि हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषाओं के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसके बाद हिंदी मुख्य रूप से हिंदुओं की भाषा और उर्दू हम मुसलमानों की भाषाओं में प्रयुक्त होने लगे। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। फिर हमारा अगला आता है भारतीय आर्य भाषाओं का कार्यक्रम। आर्य भाषाओं का क्या कार्यक्रम रहा था, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं को जननी संस्कृत भाषा ही मानी जाती है। हमारे भारतीय आर्य भाषाओं में जितनी भी भाषा उत्पन्न हुई हैं, उसमें हम सब कह सकते हैं कि वो एक संस्कृत भाषा से ही लिया गया शब्द होता है, जिसमें संस्कृत पढ़े हुए विशिष्ट व्यक्तियों को आर्य कहा जाता था। यानी कि वैदिक समाज जब हमारा था, वैदिक काल, तो जिसमें हमारे जो ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग होते थे और जिन्हें संस्कृत का ज्ञान होता था, उन्हें हम आर्य नाम से पुकारते थे। और आर्यों की भाषा को 3 कालखंडों में भी विभाजित किया गया है। वो 3 काल हम जानेंगे कि वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमारा पहला आता है
प्राचीन भारतीय आर्य समाज, दूसरा आता है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य समाज और तीसरा आता है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य समाज। इसका समय काल है 1500 से 500 ईसा पूर्व। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य समाज का है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और आधुनिक का हमारा 1000 ईस्वी से अब तक, यानी कि ईसा पूर्व था वो हमारा ज़्यादा समय से कम समय के लिए होता था और ईस्वी हमारा जो चल रहा है फिलहाल का, जिसमें प्राचीन आर्य भाषा में हमारी मुख्य रूप से प्रमुख भाषा थी संस्कृत, जो वैदिक और लौकिक संस्कृत के रूप से जानी जाती थी। और मध्यकालीन हमारी भाषा में हमारी आई पाली भाषा, प्राकृतिक व अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत यानी कि एक ऐसा समूह आ जाता है जिसमें बहुत सारी भाषाएं सम्मिलित हो जाती हैं। आधुनिक भारतीय आर्य समाज में हिंदी और अन्य आधुनिक भाषाओं का भी उपयोग होने लगा है, जैसे कि हमारी इंग्लिश हुई, जो कि अब हम अत्यधिक प्रयोग में लाने लगे हैं, जो आधुनिक भारतीय भाषाओं में सम्मिलित हो गई है। अब हम जानते हैं प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं का वर्गीकृत कैसे हुआ था, जिसमें हमारा पहला आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें वैदिक संस्कृत की बात की जाती है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें 4 वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थावेद, जो कि हमारे संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। उसके बाद में हमारा आता है लौकिक संस्कृत, जो हमारा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व आता है। इसमें सर्वप्रथम ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, जिन्हें हम आदि कवि के नाम से भी जानते हैं, और इनका अमर ग्रंथ का नाम रामायण है। ये सब तो आप अभी जानते ही होंगे। उसके बाद हमारा आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें प्रथम प्राकृत था हमारी पाली भाषा का, जो कि बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती थी। यानी कि बौद्ध धर्म जब हमारे देश में था तो उनकी मुख्य रूप से पाली भाषा थी। उनके जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सब पाली भाषा में ही लिखे गए थे। इसे भारत की प्रथम देश भाषा व मागधी भाषा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बौद्ध समाज के अंतर्गत पाली भाषा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। दूसरा आता है हमारी दूसरी प्राकृतिक भाषा में आती है प्राकृतिक भाषा, जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक थी, जिसमें कि जैन धर्म की भाषा का नाम लिया जाता है। तो जैन लोगों की जो भाषा थी उसका नाम था प्राकृतिक भाषा। प्राकृत भाषा के अंतर्गत जैन अपने सारे ग्रंथ लिखते थे और जो भी अपनी चीज़ों में प्रयुक्त होते थे वो प्राकृतिक भाषा का ही यूज़ करते थे। उसके आगे आता है हमारा तृतीय प्राकृतिक भाषा के अंतर्गत हमारी आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश में 500 ईसा से इसमें ग्रामीण भाषा, अनपढ़ों की भाषा व गवारी भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारी सारी भाषाएं शामिल हो जाती हैं। अपभ्रंश का मतलब होता है समूह, भाषाओं का समूह। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए, अभी शुरुआत है तो थोड़ी अभी दिक्कत हो रही है हमें भी, तो आप बस समझने की कोशिश कीजिए। तो इसके अंतर्गत हमारा ग्रामीण भाषा और अनपढ़ों की भाषा सम्मिलित हो जाती है। उसके बाद में हम जानेंगे कि जो हमारी अपभ्रंश भाषा है, जो अभी आधुनिक क्षेत्रीय भाषा है और आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त हो रही है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो अपभ्रंश में विभिन्न क्षेत्रीय समूह में आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है, जिनका विवरण निम्न अनुसार है। जैसे कि हम पहले जानेंगे हमारा जिसे मैंने एक टेबल के रूप में प्रयुक्त किया है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो जिसमें हमारा आता है अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत हमारा सबसे पहले आती है हमारी सोरसैनी अपभ्रंश। सोरसैनी एक क्षेत्रीय रूप है, जिसमें मतलब सोनसैनी अपभ्रंश का मतलब है सोनसैनी के समूह में कौन कौन सी भाषाओं को लिया गया है, जिसमें हमारी पश्चिमी हिंदी, गुजराती व राजस्थानी आती है। उसके बाद आती है अर्धमागधी। अर्धमागधी में हमारा आता है पूर्वी हिंदी। मागधी में हमारा आता है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। मतलब कि हमारे जो बिहार में मतलब जो भाषा बोली जाती है वो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, उड़ीसा में और असम में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो हमारी मागधी भाषा के अंतर्गत आ जाती है। और हमारी महाराष्ट्री में बोली जाती है मराठी भाषा। मराठी उधर जो महाराष्ट्र के जगह बोली जाती है वो होती है हमारी मराठी भाषा। उसके अलावा हमारी ब्रांचड अपभ्रंश में सिंधी आ जाती है, खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी आ जाती है, और पेशाची अपभ्रंश में हमारी पंजाबी और लहंदा भाषा उपयुक्त होती हैं। ठीक है, आप सब समझ ही गए होंगे। उसके अलावा फिर हमारा आगे आता है कि हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां।
मतलब हिंदी के अंतर्गत हम कौन कौन सी उपभाषाएं लेके चलते हैं और हम कितनी बोलियों का प्रयुक्त करते हैं। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां कुल 5 उपभाषाएं व 17 बोलियां, लेकिन अब 18 बोलियों प्रयुक्त होने लगी हैं। तो इसके अंतर्गत हम बोलियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि हमारी कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी हमने एक उपभाषा के रूप में वर्णित की है, जिसके अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें पहली है खड़ी बोली कौरवी, दूसरी हमारी ब्रजभाषा जो ब्रज मथुरा साइड में बोली जाती है और ब्रजभाषा का तो प्रयोग बहुत जगह होता है। फिर हमारी बुंदेली आती है, हरियाणवी आती है और कन्नौजी भाषा, यानी कि 5 बोलियां जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रयुक्त की जाती हैं। उसके अलावा फिर हमारी अगली उपभाषा के अंतर्गत आती है हमारी राजस्थानी हिंदी, जिसके अंदर 4 बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें पहली है जयपुरी, दूसरी है मेवाती और तीसरी है मालवी, और हमारी चौथी बोली जाती है हमारी मारवाड़ी भाषा यानी कि बोली। फिर तीसरा हमारी उपभाषा के अंदर आती है पूर्वी हिंदी, यानी कि पूर्वी हिंदी किन किन के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। उसके अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें पहली है अवधी, दूसरी है बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। मतलब कि 3 बोलियां जो कि हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। उसके अलावा फिर हमारा अगला आता है हमारी बिहारी हिंदी। मतलब बिहारी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती हैं, जिसमें पहली होती है हमारी भोजपुरी, दूसरी होती है मगही और तीसरी होती है मैथिली। भोजपुरी का तो नाम आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि भोजपुरी तो बहुत फेमस बोली है बिहार की, तो वो तो आप सब जानते ही होंगे। उसके अलावा फिर हमारी आती है सबसे अंतिम, यानी कि पहाड़ी हिंदी। यानी कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियाँ आती हैं, एक गढ़वाली और एक कुमायूनी, मतलब कुमायूनी और गढ़वाली। अब मैंने कुछ नोट टाइप और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया है, जिसमें कि है कुछ विद्वान नेपाली को भी जोड़ते हैं, परंतु मुख्य रूप से पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी और गढ़वाली ही आती है। यानी कि कुछ विद्वानों का मानना है कि जो नेपाली भाषा है वो भी हमारी पहाड़ी हिंदी में आ जाती है। लेकिन अगर मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है, वैसे पूछा नहीं जाता इतना तो, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है तो जो मुख्य रूप से पहाड़ी हिंदी के अंदर है वो कुमायूनी और गढ़वाली ही आती है, यानी कि 2 भाषाओं का ही प्रयुक्त किया जाता है। उसके अलावा फिर मैंने आपको 2 मुख्य बिंदु के बारे में और समझाया है, जिसमें है यद्यपि सभी भारतीय भाषाओं की मूल जननी संस्कृत है। मतलब माना जाता है कि सभी भाषाओं की जितनी भी भाषाएं हमारे देश में प्रयुक्त हुई हैं आज तक, उन सब की मूल जननी हमारी संस्कृत रही है, लेकिन हिंदी अव्यवहित व वास्तविक जननी अपभ्रंश को माना जाता है। अपभ्रंश का मतलब है कि जो हमारी देसी बोली, खड़ी भाषा, गवारी भाषा, मतलब जिसके बहुत नाम होते हैं, क्योंकि पहले तो हमें नहीं इतना ज्ञान होता था कि भाषा को कैसे प्रयुक्त करना है, उसका उच्चारण क्या करना है। मतलब वैदिक काल में ज्ञान था, लेकिन अभी आधुनिक काल की बात करें तो लोगों को इतना पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि भाषा को कैसे प्रयुक्त करना है। लेकिन इसलिए हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदी का जो जन्म हुआ है वो हमारी अपभ्रंश, यानी कि ये समूह वाली भाषाएं जिसमें हम देसी भाषाएं बोलते हैं, उनसे ही होता है। दूसरा पॉइंट मैंने दिया है, हिंदी सोन वैसी अपभ्रंश के अंदर मुख्य रूप से विकसित 17 बोलियों का वह समूह है, जिसे सुविधा के लिए 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि 17 बोलियाँ कौन कौन सी हैं और 5 उपभाषाएँ कौन कौन सी हैं। आई नो दैट, मतलब मैंने ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं दी है, मैंने छोटी क्लास दी है, पर मेरा मानना है कि मैं आपको शुरुआत धीरे धीरे ही करूँगी, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप सभी को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, और हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करके एक क्लास लाते रहेंगे और आप सभी को अच्छी लगती रहेगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली क्लास में। यहाँ मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।